नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में सेकुलर शब्द का न तो कोई उच्चारण किया और ना ही कहीं उनकी राइटिंग में सेकुलर शब्द लिखा हुआ आप पा सकते हैं। वह खुद को स्ट्रांज प्रैक्टिशनर हिंदू कहते थे और वो कहते थे कि मेरा अगला जन्म अगर मनुष्य के रूप में हो तो मैं हिंदू ही बनूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महात्मा गांधी को सेकुलर जमात और सांप्रदायिक जमात दोनों कुछ भी कहने से चूकती नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे बैठे हुए लोग मिल जाएंगे कि गांधी जी के बारे में कुछ भी पॉजिटिव लिखिए तो इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, लगता है उन्हें गांधी जी के बारे में लिखने के लिए पैसे मिल रहे हैं या गांधी जी के बारे में लिखते ही उन्हें स्वर्ग हासिल हो जाएगा। वह ये भूल जाते हैं कि गांधी एक ऐसे शख्स थे जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी सच के साथ गुजारी और जो लोग सोशल मीडिया पर जो लोग बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं, उन्हें यह तो अपने ऊपर आजमाना ही चाहिए कि वो क्या एक दिन भी सच के साथ गुजार सकते हैं। तमाम भ्रांतियाँ गांधी को लेकर के हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ भ्रांतियों को दूर किया जाए। आज उसी तरह की एक भ्रांति पर हम लोग बात करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि बापू मनसा वाचा कर्मणा अप्रतिम सेकुलर थे। अल्पसंख्यक उन पर बेहिचक भरोसा करते थे। मुसलमानों के वे अविचल सुहृदय थे क्योंकि उनकी नज़र में इस्लाम के मतावलंबी सिर्फ वोटर नहीं थे, खुद उनकी भांति हिंदुस्तानी थे। हालांकि इतिहास का मान्य तथ्य यह है कि अविभाजित भारत में मुसलमानों का बहुलांश मियां मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे था। गांधी और उनके हमराह खान अब्दुल गफ्फार खान तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अनसुनी करता था जब चंद बहके भारतीय कचरी जानकारी के बूते विकृत बातें पेश करते हैं। इससे सेकुलर तो नहीं, लेकिन राष्ट्रवादियों का मन खट्टा होना स्वाभाविक है। मसलन कुछ उग्र हिंदू कहते हैं कि तुर्की के खलीफा का समर्थन कर गांधी जी ने भारत में इस्लामी फ़िरका परस्ती को खाद पानी दिया, इस्लामी फ़िरका परस्ती को पोषित किया। दूसरी तरफ खांटी जिन्नावादी मुस्लिम लीगी हैं जो नारा बुलंद करते थे पाकिस्तान का और रह गए खंडित भारत में। आज भी वे बापू के बारे में वही राय रखते हैं जो कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि बनस्पत हिंदू गांधी के एक मुसलमान उनके ज़्यादा अजीज है। भले ही वो जार कर्मी पतित क्यों न हो, वह तर्क विकृत है मगर सदी के पूर्वार्ध में खूब चला। आज यह बेतुका और राष्ट्र विरोधी भी है। आज के समय में जब हिंदू मुस्लिम रिश्तों में विषाक्तता बढ़ रही है, यह विश्लेषण करना होगा कि क्या बापू की यह भूल थी कि इस्लामी दुनिया के खलीफा और तुर्की के अपदस्थ सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए खलीफा आंदोलन चलाया जाना चाहिए था। इस्तांबुल स्थित ओटोमन खलीफा ने 1774 में रूस से युद्धोपरांत संधि कर ली थी, जिससे तुर्की के बाहर वह मुसलमानों का मजहबी संरक्षक बन गया था। इसके कारण 1880 से भारत के मुसलमानों का भी यह तुर्की सुल्तान अब्दुल हामिद द्वितीय खलीफा बन गया। किंतु प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, तुर्की और रूस को ब्रिटेन व अमेरिका द्वारा हरा दिए जाने पर तुर्की की सल्तनत खत्म हो गई। अंग्रेजों ने पराजित सुल्तान के खलीफा के पद को अमान्य कर दिया। इससे 1920 से 1924 तक भारतीय मुसलमानों ने मौलाना मोहम्मद अली, उनके भाई मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तर अहमद अंसारी, बैरिस्टर मोहम्मद जान अब्बासी आदि के नेतृत्व में भारतीय केंद्रीय खिलाफत समिति बनाई, जिसने खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया। गांधी जी इस केंद्रीय समिति के सदस्य बने। मोतीलाल नेहरू ने उनके कदम का खुला समर्थन किया मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने खलीफा को बचाने का कड़ा विरोध किया। किंतु गांधी जी के प्रयासों से पहली बार भारत के मुसलमान एकजुट होकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए। खिलाफत और जंगे आज़ादी एक सूत्र में बंध गए, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य डगमगा गया। 62 वर्षों बाद 1857 में दिल्ली में 23 नवंबर 1919 के दिन राष्ट्रीय खिलाफत अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी ने इसकी सदारत की। मुसलमान प्रतिनिधियों ने गोकशी को प्रतिबंधित करने की मांग की, मगर गांधी जी ने कहा अभी वे गोहत्या पर चर्चा नहीं कराएंगे क्योंकि इससे हिंदुओं की सौदेबाजी लगेगी। मुद्दा बस ये है कि बरतानी साम्राज्य को खत्म करना और खलीफा की पुनः स्थापित तथा भारत की आज़ादी पर संयुक्त अभियान चले। अली बंधु और गांधी जी ने पूरे देश का दौरा साथ साथ किया। उनकी सभाओं में मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर नारा लगाते थे। वे कहते थे अल्लाह अकबर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गांधी जी की रणनीतिक रचना का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि कराची में 8 जुलाई 1921 को दूसरा खिलाफत अधिवेशन हुआ, जिसे
शारदा पीठ के तेलुगु भाषी शंकराचार्य जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ ने संबोधित किया। उनके साथ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और पीर गुलाम मोजादीद भी मंच पर आसीन थे। महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत संघर्ष में सक्रिय होने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर में गजब की वैचारिक तब्दीली आई। एक वर्ष पूर्व मौलाना ने भारतीय मुस्लिम लीग को लंदन इकाई के सुझाव को तिरस्कृत कर दिया था कि मुसलमान तथा हिंदू मिलकर भारत में ब्रितानी हुकूमत से टक्कर लें। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की क्रियाशीलता के बाद मौलाना हिंदू और मुसलमानों की एकजुटता और एकजुट होकर के ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने को लेकर के सहमत हो गए थे। उधर मौलाना हसरत मोहानी ने खिलाफत संघर्ष के दौरान ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने स्वामी श्रद्धानंद का स्वराज पर प्रवचन कराया। अमृतसर में मुसलमान बड़ी तादाद में रामनवमी के उत्सव में शरीक हुए। मुस्लिम लीग तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर में संयुक्त अधिवेशन 1919 में मोतीलाल नेहरू तथा हकीम अजमल खान ने संयुक्त अध्यक्षता की। उर्दू में पोस्टर छपे। महात्मा गांधी का फरमान था कि ब्रितानी हुकूमत का विरोध हो। खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ यह था कि पहली बार मुसलमानों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। वे सब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कदम से कदम मिलाकर के चलने लगे। लेकिन खिलाफत आंदोलन का अंत खुद तुर्की के मुसलमानों ने कर दिया, जब क्रांतिकारी और सेकुलर राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने खलीफा के पद को ही संभालकर तुर्की को गणराज्य करने की नीति पक्की कर ली थी। पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अब गांधी जी की कृतियों, भूमिकाओं और रणनीति पर समग्रता से विचार करें। आखिर बांटो और शासन करने वाली गोरों की नीति से मुकाबला संभव कैसे था। इतना तो तय था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहते, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लंगड़ा रहता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मई 1857 के बाद से मुसलमान धीरे धीरे साम्राज्य विरोधी संघर्ष से कटते गए। उनमें दो वर्ग ही रहा। एक था जमींदारों, नवाबों, खान बहादुरों और कठमुल्लों का, जिन्हें बरतानवी शासकों ने साम दाम से अपनी ओर कर लिया था। दूसरा था गुर्बत और जहालत से ग्रसित निम्न वर्ग का, जिसके लिए आज़ादी के मायने 2 जून की रोटी मैसर होना था। ये ऊंचे लोग मजहब के नाम पर लोकतांत्रिक परंपरा को कुचलकर झुंड प्रवृत्ति को बढ़ाकर अपनी खुदगर्जी संवार रहे थे। तभी दक्षिण अफ्रीका में सफल जनसंघर्ष द्वारा आश्रितों और एशिया मूल के लोगों को मानवोचित अधिकार दिलाकर महात्मा गांधी वापस भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह का प्रथम चरण अभूतपूर्व रूप से सफल हुआ। इसके पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस केवल मिन्नत, पैरवी, ज्ञापन और विधानमंडल में मनोनयन को ही आंदोलन मानती थी। महान विद्रोही लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था, रिक्तता आ गई थी। ऐसे में गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ पिरोना आरंभ किया। मुसलमानों को साथ जोड़ने का एकमात्र माध्यम था मजहब और सियासत का संबंध बनाना। बस इसीलिए खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने चतुर रणनीति के नाते उपयोग किया। आंदोलन मजबूत हुआ। आज के युग से एक सदी पहले चलें और सम्यक तथा मानक अपना करके इसका विश्लेषण करें तो कह सकते हैं कि इस दौर में विचार प्रवाह और संस्थागत रुझान बदले। गत सदी में गांधी जी के समक्ष हिंदू मुस्लिम एकता ही बुनियादी मसला था। यूं भी महात्मा गांधी जैसे लोग मानव और मानव में आस्था के नाम पर विषमता कैसे कर सकते हैं, इसलिए बापू अपने साथियों को सहिष्णु और अहिंसक बनाने में लगे रहे। इसे उग्र हिंदुओं ने कमजोरी करार दिया और गांधी जी को मुस्लिम प्रेमी बताया। इसी हिंदू उन्माद की नाथूराम गोडसे में अभिव्यक्ति पाई गई। तभी तो घनीभूत घृणा ने एक वृद्ध लुकाटी थामे अधनंगे परम श्रद्धालु हिंदू जो राम का अनन्य आजीवन भक्त रहा हो को गोली मार दी। हत्या करने वाले चित्तपवन विप्र नाथूराम गोडसे से आखिर कैसे कोई हिंदू सहमत हो सकता है, कैसे कोई उनका समर्थन कर सकता है और कैसे एक अहिंसा के पुजारी को गोली मारने वाले आदमी के फैसले को मानवीय ठहराया जा सकता है। गांधी जी ने विपन्न मुसलमानों में मजहबी माध्यम से सियासी चेतना और स्वाधीनता का भाव भरा था। जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने इस प्रगतिवादी परिवर्तन का प्रगतिशील तत्व मार दिया और मजहब की कट्टरता के बूते पृथक राष्ट्रवाद पनपाया। यहाँ गांधी जी अभावग्रस्त हो गए, बल्कि यहाँ राष्ट्रवादी मुस्लिम नेतृत्व समझौतावादी और असहाय हो गया। खिलाफत के समर्थन में उभरा विद्रोह अंततः पाकिस्तान के पक्ष में बढ़ा और विसंगतिपूर्ण हो गया। गांधी जी की शहादत के बाद जवाहरलाल नेहरू से अपेक्षा थी कि वे हर इस्लामी फिरका परस्ती को कुचलने और मुस्लिम समुदाय को जनवादी तथा प्रगतिशील बनाने के लिए संसदीय कार्यवाही
करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे हिंदू कोड बिल द्वारा नेहरू ने हिंदू समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, मगर नेहरू सेकुलर भारत का डंका पीट कर भी पंथ निरपेक्ष नहीं बन पाए। मुसलमान उसी पुरातन ढर्रे पर पनपते रहे, शरीयत और संविधान का विरोधाभास बना रहा। पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत में रहे मुसलमान मुख्यधारा से कट गए। गांधी जी पर आरोप था कि तुर्की के टूटते प्रतीक पर भारतीय मुसलमानों को उभारने का उन्होंने काम किया। तो प्रश्न यह भी है कि जिन्ना विरोधी भारतीय मुस्लिम नेतृत्व ने अपने समुदाय को सेकुलर बनाने के लिए आखिर क्या किया? अभी भी प्रश्न उठते हैं, करीबन धोबन, जुम्मन नाई, गफूर टेला का कैसा सीधा सरोकार हो सकता है चेचन्या, गाजा पट्टी अथवा कोसोवो की घटना से? ये सब रात को चूल्हा जलाने का ईंधन खोजें, आटा दाल जुटाएं या मजहबी नेताओं की फितरत का शिकार हों। ऐसी मुस्लिम मानसिकता जो चुनावी सियासत का अनन्य हिस्सा बन गई हो, तो इसके लिए गांधी जी द्वारा खिलाफत के समर्थन में तर्क ढूंढना गलत होगा। अगर मुसलमानों की पृथकतावादी सोच को हमारे राजनेता अपने सामयिक लाभ के लिए व्यापक बनाते हैं, तो वे राष्ट्रपिता ही नहीं राष्ट्र के साथ भी द्रोह करते हैं। ऐसे लोगों को हक नहीं है कि वो राजघाट जाएं, बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जिन लोगों ने गांधी जी को कुछ भी कहने, कुछ भी लिखने का बीड़ा उठा रखा है, उनके लिए बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि वो एक बार गांधी को कुछ तो पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, गांधी की एक किताब को पढ़ें, और दुनिया के नामचीन लोगों ने जो गांधी के बारे में लिखा है उनमें से किसी को पढ़ें। निश्चित तौर से आपके तमाम भ्रम दूर हो जाएंगे और आप गांधी जी को कुछ भी कहने की कतार से अलग खड़े दिखेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।